हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये समझिए तो पूरे 12th क्लास का सबसे दमखम वाला चैप्टर है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत पड़ता है इसमें, और सबसे मेन बात तो ये है ना कि इसे पढ़ाने में अच्छा खासा मेहनत लगता है, अच्छा खासा समय लगता है ना। तो ओवरऑल जो है एक एक नया सा मतलब लंबा सा एक चैप्टर बन जाता है जिसे रिवाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ठीक है, तो इसी चैप्टर को रिवीजन को लेकर के हम जो है अभी क्लास चालू करेंगे, जिसमें आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन किया जाएगा, है ना, इस वीडियो के माध्यम से। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीक़ा से, काफ़ी आसान तरीक़ा से जो है और इस चैप्टर को जो है रिवाइज करवाया जाएगा। आप लास्ट तक बने रहेंगे और इसमें जो नोट्स जो चल रहा है, शॉर्ट नोट्स जो दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में, है ना, ये वही शॉर्ट नोट्स है जो अपने क्लास में प्रोवाइड किया जाता है ना। शॉर्ट नोट जो प्रिंट हो करके मिलने वाला आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा, है ना। और जितना भी चैप्टर आपका ख़त्म होता जाएगा उसी तरह से जो है ये आपका जो है शॉर्ट नोट्स का जो वीडियो है आपको बन करके वन शॉट वीडियो जो है मिलते जाएगा हर एक चैप्टर का। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्टार्ट किया जाए, है ना। काफ़ी इंतज़ार किया गया इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, और आज जो है पॉसिबल हो रहा है, इसका वीडियो बन रहा है। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसके नाम में ज़रा सा देखेंगे कि दो शब्द आपको लगता है कि मिल करके बना हुआ है। पहला जो शब्द है वो इलेक्ट्रो है, दूसरा क्या है, स्टैटिक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे होता है चार्ज, और दूसरा स्टैटिक जो है उसका मतलब क्या होता है, रेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि इस चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स के बारे में, स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब यहाँ पे होता है विराम में, रेस्ट में रुका हुआ चार्ज होगा, है ना जी। और इसी के बारे में हम लोग जाकर के आगे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहला जो डिफिनेशन आता है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेसिकली जो है मैटर का प्रॉपर्टी होता है ना, जिसके वजह से यह इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करता है एंड एक्सपीरियंस भी करता है, समझे ना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। याद हुआ आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मैटर का, पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न भी होता है तथा इनके द्वारा अनुभव भी किया जाता है, एक्सपीरियंस भी किया जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि कौन सा बॉडी चार्ज होता है और कौन सा बॉडी जो है वो अनचार्ज होता है। अनचार्ज बॉडी को हम लोग न्यूट्रल भी बॉडी बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें जानना पड़ेगा आपको कि चार्ज का कहानी जो है कहाँ से चालू हो रहा है। तो देखिए, हम लोग जानते क्या हैं कि कोई भी बॉडी जो न्यूट्रल होता है ना, उस पर तो चार्ज जीरो होता है। अब यहाँ से देखना क्या है कि जितना भी पदार्थ या जितना भी बॉडी या मैटर बना हुआ है, सब के सब जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स या स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको कहा जाता है एटम्स, हिंदी में परमाणु कहते हैं, है ना। इनके अंदर में देखिएगा तो 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं, मौलिक कण पाए जाते हैं, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है तथा क्या है, न्यूट्रॉन है। इनमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है। अब आपको ये भी सिखाया गया होगा केमिस्ट्री में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिखाया गया होगा कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है वही जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इधर उधर जाने का काम करता है। अगर फिजिक्स में इसको बात करें तो जैसे करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर से, तो उसमें जो भाग दौड़ जो करता है वो इलेक्ट्रॉन ही रहता है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने न्यूक्लियस में ही रहते हैं एटम के। ठीक है, बात समझ में आ गया बढ़िया से। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चार्ज का जो क्रिएशन हो रहा है यहाँ पे, चार्ज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो टोटल का टोटल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के आ जाने या चले जाने से होता है। बात समझ में आया, ठीक ना। तो अगर कोई बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो उस पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के कंपेरिजन में क्या हो जाता है, कम जाता है, अर्थात उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और कोई बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या
है ना, एज कम्पेयर टू प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिसके कारण उस पर ओवरऑल जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब कि किसी बॉडी पे चार्ज तभी पाया जाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से या तो कम होगा या तो फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस हालात में जो है उस बॉडी पे चार्ज पाया जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे चार्ज का पॉसिबिलिटी दो तरह का हो रहा है। पहली बार में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हो गया होगा, और दूसरी बार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो गया तो कम हो गया होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाता है प्रोटॉनों की संख्या से तो उस हालात में उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिसको आप ऋण आयन बोलते हो। और जब उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है उस बॉडी के द्वारा, तब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंपेरेटिवली कम हो जाता है कंपेयर टू प्रोटॉन, और उस हालात में जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस या डिफिशियंसी के कारण किसी भी बॉडी पर या पार्टिकल पर चार्ज का प्रोडक्शन होता है। दैट इज द कॉज और रीजन ऑफ द चार्ज, है ना, ऑन एनी बॉडी और एनी पार्टिकल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं चार्ज के एसआई यूनिट के बारे में, सीजीएस यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में। ठीक है, तो आपको 10th क्लास में एक बहुत बढ़िया सा एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला होगा, है ना, कितना, तो Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा तो चार्ज का जो है एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। और इस वाले फॉर्मूला से आप लिखिएगा तो I को एम्पियर में लिखिएगा और टाइम को किस में लिखिएगा, सेकंड में लिखिएगा। तो 1 कूलम जो होगा वो 1 एम्पियर इंटू सेकंड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 कूलम जो होगा वो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें तो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है ESU, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के नाम से जाना जाता है, और इसको शॉर्टकट में जो इलेक्ट्रोस्टैट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 कूलम जो होता है वो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि जो ESU होगा वो काफ़ी छोटा यूनिट होगा एज़ कम्पेयर टू कूलम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डायमेंशन के बारे में बात करें तो आपको सिखाया गया होगा कि एम्पियर के लिए यहाँ पे ए लिखाता है, और सेकंड जो यहाँ पे है वो क्या है, टाइम है, तो टाइम के लिए क्या लिखाता है, टी लिखाता है। तो यहाँ पे आपको AT या TA जो है इसका डायमेंशन हो जाएगा चार्ज का। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग चलते हैं अगला पैराग्राफ में, है ना, अगले पेज में चलते हैं। देखिए जी, ये रहा अपना पेज, है ना। इसमें देखिए क्या बोल रहा है सामने में, इसमें बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बात बोलेंगे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज चार्ज जो है बस ये बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना ज़्यादा या कितना कम है ना, बस इस चीज़ का जानकारी देता है। तो इसमें डायरेक्शन की बात कहीं से आएगा नहीं। तो चार्ज एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद में बोला गया है यहाँ पे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब कि एक जैसा जो चार्ज रहेगा, अगर प्लस प्लस रहेगा तो इनमें रिपल्सन होगा, माइनस माइनस रहेगा तो इनमें भी रिपल्सन होगा। ठीक है, बात समझ गया। लाइक चार्जेस का मतलब होता है एक जैसा, एक समान चार्ज के बारे में बात कर सकते हो। अगर प्लस प्लस है तो इनमें रिपल्सन होगा, अगर माइनस माइनस है तो इनमें भी रिपल्सन होगा। और अगर यही जो है एक माइनस रहे और दूसरा प्लस रहे तो इनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यही बात बोला गया। लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसा, अनलाइक मतलब एक जैसा नहीं, असमान, है ना। आप हिंदी में पढ़े होंगे, है ना, कि समान आवेश में जो है वो रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विसमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। वही चीज़ लाइन लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है कि चार्ज हो जाता है वो क्या होता है, तो ट्रांसफरेबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, विद द मेथड ऑफ कंडक्शन, है ना, इस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब कि अपने पास में एक चार्ज बॉडी है और दूसरा अनचार्ज बॉडी है, क्या डायरेक्ट आप उससे कांटेक्ट कर दीजिए, या तो फिर एक बिजली की तार से, है ना, करंट कैरिंग वायर से जाके कनेक्ट कर दीजिए, तो चार्ज बॉडी में से जो न्यूट्रल बॉडी में जो है चार्ज का ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा। बात समझ के बढ़िया से। चलिए उसके बारे में उसके बाद में बात करते हैं चौथा नंबर प्रॉपर्टी। इसमें बोला है कि चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। कहने का मतलब ये होगा कि चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ में पाया जाएगा। चार्ज जो है वो हमेशा किसके साथ में पाया जाएगा, मास के साथ में पाया जाएगा, है ना। चार्ज जो है वो बिना मास का नहीं पाया जा सकता है। एक लाइन है, जरा सा समझिएगा।
कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज। बात समझ में आ गया। चार्ज को एग्जिस्ट होने के लिए मास का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मटेरियल और मास। लेकिन मास को एग्जिस्ट होने के लिए चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। किसी भी मास पे चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस पे होता है उस बॉडी को हम लोग चार्ज बॉडी बोलते हैं, और जिस पे नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी या तो अनचार्ज बॉडी बोलते हैं। अगला जो पांचवा प्रॉपर्टी है उसमें बोला गया है कि चार्ज जो है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी, देखिए अभी पीछे में आपको सिखाया गया कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का क्रिएशन जो हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने से हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि कोई भी बॉडी जब न्यूट्रल से चार्ज बना होगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करके बना होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन जो किया गया होगा वो हमेशा इंटीजर में होगा, हमेशा पूर्ण संख्या में या पूर्णांक में होगा, है ना, हमेशा कंप्लीट नंबर में होगा, पॉइंट पे नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 3.5 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के द्वारा लॉस या गेन किया जाएगा या 19.5 इलेक्ट्रॉन किया जाएगा, नहीं। जब भी होगा कंप्लीट नंबर में होगा, 18, 19, 150 ऐसे करके होगा, ये डेसिमल पॉइंट में नहीं होगा जी। बात समझ के बढ़िया से। और यहीं से एक फॉर्मूला दिया जाता है Q बराबर एनी, है ना, Q बराबर एनी आपको यहाँ पे सामने में दिख रहा होगा। यही क्वांटाइजेशन का एक्सप्रेशन है ना, जहाँ पे n जो है वो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन किया गया वो चीज़ है, Q जो है कितना चार्ज उस पर नेट अवेलेबल है वो चीज़ है, और ये क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जिसको हम फंडामेंटली यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं, या तो लीस्ट पॉसिबल चार्ज बोलते हैं, या तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। आपको हम बता दें कि ये जो क्वांटाइजेशन का जो डिफिनेशन जो दिया गया था, है ना, ये मिल्कन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में दिया गया था मिल्कन महोदय के द्वारा। तो मिल्कन महोदय ने ही बताया था कि जो मिनिमम पॉसिबल जो चार्ज जो है ना, वो E बराबर कितना होता है, तो 1.7 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इन्होंने ही बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना होता है माइनस में जी। बात समझ के बढ़िया से ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी चार्ज बना होगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करके बना होगा, तो जब भी इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन किया होगा तो हमेशा कंप्लीट नंबर में किया होगा। बात समझ के बढ़िया से, है ना। चलो जी, अगला प्रॉपर्टी में बोला गया है ना कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम होए आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ एक ऐसा बाउंड्री है जिसके ना अंदर से बाहर चार्ज जा रहा है ना बाहर से अंदर चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो टोटल जो चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। बात समझ गए बढ़िया से, है ना। चलिए जी, उसके बाद में हाँ अच्छा, यहाँ से जो है सवाल भी बनता रहता था, क्यू नेट इनिशियल इज इक्वल तो कितना हो जाएगा, क्यू नेट फाइनल हो जाएगा। क्यू नेट इनिशियल जो होगा वो क्यू नेट किसके बराबर हो जाएगा, तो फाइनल के बराबर हो जाएगा, क्यू नेट फाइनल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप सवाल भी बनाते हैं, आपके कॉपी में चेक कर लीजिएगा, मिल गया हुआ सवाल। उसके बाद में यहाँ पे 7वां जो प्रॉपर्टी, देखिए इसको जो है ना रिवीजन को हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं कर रहे, बात समझ में आए ना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है अपने पास में, 1-1.5 घंटे के अंदर में इस वीडियो को बनाना रहता है, 1 शॉट वीडियो है। तो ये जो जनरली जो पर्पस जो दिया गया है वो नीट और बोर्ड के लिए ही दिया गया है, और बोल सकते हैं आप जेईई मेंस और सीवीटी ले सकते हैं साथ में एनडीए, ठीक है। ऐसा मत बोल दीजिए कि इसको रिवाइज करके जेईई एडवांस का सवाल बना लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस जो है ज़्यादा डीप में नहीं चल रहे हम लोग, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग अभी न्यूमेरिकल करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कॉपी में सब कुछ करवाया गया है, मेन नोट्स में जाए और करें, है ना। चलो जी, चलो आगे देखिए इसमें। चलो इसमें क्या बोला गया भाई, कहाँ गया तो, चलो इसमें बोला है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, अगला प्रॉपर्टी था इसका 7वां, कि किसी बॉडी पे मान लीजिए कि चार्ज है, बात समझ में आया, किसी बॉडी पे क्या है, चार्ज है। तो इस बॉडी पे मान लीजिए ना कि चार्ज है, ठीक ना, और इस बॉडी पे चार्ज है, तो इसको रेस्ट में रखेंगे आप, है ना, इसको रेस्ट में रखेंगे आप, तो वो चार्ज उतना ही रहेगा, है ना। इसको आप मोशन में कर दो तो वो भी चार्ज जो है वो उतना ही रहेगा।
इसको आप एक्सेलरेट कर दो तो वो भी चार्ज जो है उतना ही रहेगा। इसका मतलब द चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मोशन और ऑन इट्स वेलोसिटी। बात समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे चार्ज का प्रॉपर्टी खत्म होता है। एंड नाउ वी गो फॉर द मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो चार्ज करने की मेथड का अगर बात करें हम बॉडी का, तो ये जो इसमें जो लगता है ना, ये जो इसमें जो लगेगा वो आपका हो जाएगा इसमें, क्या यार ऐसे कर रहे हो, चलो। चार्ज करने की जो विधि होता है ना, इसमें सबसे पहला जो है वो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है, रब करके इस तरह से रगड़ करके आप कर सकते हो, है ना। इसका बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे एक आप गुब्बारा फुला लीजिए, बैलून फुला लीजिए, है ना, उसको अपने सूखे बाल में रब करो, है ना, उसके बाद में देखना कि क्या होगा कि बैलून जो है वो पूरे बाल को उठा लेगा, ऑलमोस्ट पूरे बाल को उठा लेगा, है ना। ये नज़ारा जो है उन लोगों पे अच्छा लगेगा जिनके बाल बड़े हैं, अर्थात हम लड़की लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आप नहाइए, शैम्पू कीजिए मस्त से, हो सके तो मैं भी थोड़ा तेल लगा हो, और उसके बाद में आप बाल को सुखा करके काम करें। कंघी वंगी में भी होता है, बट बैलून जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना। तो रबिंग में जो है चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है ना। और इसमें एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ड्राई हेयर और ये प्लास्टिक का कुछ भी रहना चाहिए, ठीक है, तो वो जो है उसमें आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब ड्राई हेयर को, सूखे बाल को जब कंघी से रब किया जाता है ना, तो इस वक्त जो है ना ड्राई हेयर पे, सूखे बाल पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और कंघी पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राई हेयर होता है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और प्लास्टिक का जो कम होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। अगर यहाँ पे सवाल आता है कि मान लीजिए कि आप कंघी ऐसे कर रहे हो, है ना, देन बताओ कि बाल का मास जो है वो कम जाएगा कि कंघी का मास कम जाएगा। हालांकि उतना जो है वो प्रभाव में नहीं मिलेगा, बट अगर लिटिल बिट भी कंसीडर किया जाए तो इसमें बात समझिएगा कि यहाँ पे जब कंघी किया जा रहा है बाल में, देन ड्राई हेयर जो है इट इज़ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन जो क्या है, मटेरियल पार्टिकल है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लूज करेगा, तो उसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है कि बाल का मास आपका थोड़ा क्या हो जाएगा, कम जाएगा, बट यू विल नॉट एक्सपीरियंस दिस लॉस ऑफ मास। ओके, बात समझ गए ना। ये सिर्फ किताबों में और कॉपियों में ही दिखेगा कैलकुलेशन, 10 के पावर -31 बहुत छोटा चीज़ होता है, ठीक ना जी, बात समझ रहे ना। उसके बाद में बोला गया है कि ग्लास रड को जब सिल्क क्लॉथ से, जो है रेशम के धागे से या कपड़े से जब किया जाता है, तो इसमें भी चार्ज का डेवलपमेंट होता है, जिसमें ग्लास रड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज बनाता है। उसके बाद में यहाँ पे कैट स्किन का एग्जांपल लिया गया है इबोनाइट रॉड के साथ में। जब कैट स्किन को इबोनाइट रॉड के साथ, इबोनाइट एक मटेरियल होता है ना, कंपोजिट मटेरियल होता है, तो इनका रड बना करके जब इसमें कैट स्किन में इस तरह से जो है आप ये करोगे, है ना, तो यहाँ से जो है चार्ज डेवलपमेंट हो जाता है। तो कैट स्किन जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जो है पॉजिटिव चार्ज बनता है, इबोनाइट जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज बनता है। बात समझ में आ रहा बढ़िया से, हालांकि कुछ ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें है नहीं। चलिए जी, इसमें देखिएगा, उसके बाद में अगला जो मेथड है वो इसमें बताया गया है 2 नंबर में, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, आपको कॉपी में सारा कुछ समझाया हुआ है ना, आप देख लेंगे जा करके। उसके बाद में चार्जिंग बाय कंडक्शन है, चार्जिंग बाय कंडक्शन को आप बताना यहाँ पे, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसमें बोला गया है क्या कि जब एक चार्ज बॉडी को लिया जाता है ना, और दूसरा जो बॉडी है वो क्या है, न्यूट्रल बॉडी या तो फिर वो भी चार्ज बॉडी है, बट दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का पोटेंशियल अलग है और उन दोनों को कनेक्ट कर दिए, डायरेक्टली टच किए हो, या तो फिर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर वी हैव कनेक्टेड देम, देन some amount of charge will be transferred from that charge body to uncharged body or from one body to another body. Okay, so this is the method of charging and that's called चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में, जो चार्ज नंबर मेथड नंबर 2 है। इसमें सिखाया गया था कि एक जो है चार्ज बॉडी लिया जाता है और बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी लिया जाता है। जब उसके पास में रखा जाता है तो उस न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ हो जाने के कारण उस पर दूसरी तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में उस न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज तरफ से अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं, जिसके फलस्वरूप अर्थ के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है, जहाँ जहाँ पे प्लस रहता है वो न्यूट्रल होकर के खत्म हो जाता है, एंड न्यूट्रल बॉडी फाइनली जो है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। बात समझ में आया? याद रखिएगा कि जो मेथड नंबर 2 है
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसमें सिर्फ नेगेटिवली चार्ज बॉडी ही मतलब नेगेटिव चार्ज ही कोई उत्पन्न किया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गया। आप उधर जो चार्ज प्रोड्यूसिंग बॉडी है उसको आप नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कूलॉम्स लॉ आखिरकार होता क्या है। बड़ा अच्छा लग रहा है यार। चलिए यहाँ पे हमने बात कर रहा था कूलॉम्स लॉ के बारे में, ठीक ना। तो कूलॉम्स लॉ जो है वो सबसे पहले बात करते हैं कि किसके बारे में बताता है। तो कूलॉम्स लॉ जो है वो दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है ना। और क्या बताता है उसके बारे में हम बताते हैं अभी। इसमें बोला गया है कि उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों चार्जेस के बीच में, है ना, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनका प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज का होता है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। जब इन दोनों को आप जो है कंबाइन कीजिएगा, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिएगा, देन वी गेट एन एक्सप्रेशन एंड दैट्स इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गया। जहाँ पे के को कूलॉम्स कांस्टेंट या तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। एंड फर्दर इसको आगे में जा करके के को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर लिखेंगे। बात समझ में आया। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, सारा बात आपको पता चलेगा, तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक ना। चलो जी, तो समझ में आ गया बढ़िया से। एक कूलॉम्स लॉ क्या बताता है, दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, याद रखिएगा, रुका हुआ चार्ज होना चाहिए और चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। इन्हीं के बीच में ए बोलता है। बाकी चार्ज बॉडी वगैरह के बारे में या तो फिर मूविंग चार्ज के बारे में बताता नहीं है, ठीक है। बात समझ आएगा ना। ये कहीं कहीं पे आपसे सवाल भी पूछा जाएगा कि जो कूलॉम्स लॉ जो है वो किसके लिए वैलिड होता है, तो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है बस, बाकी किन्हीं के लिए वैलिड नहीं होता। क्या बताया इसने कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो उनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलो जी, उसके बाद में यहाँ पे के के बारे में आपको, जैसा कि अभी हमने पीछे में बात किया था, देखो यहाँ पे के बराबर कितना लिखा हुआ है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, ठीक है। जहाँ पे एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। आप लोगों को याद रखिएगा कि जिस क्वांटिटी में एब्सोल्यूट ना लगाया जाता है, डायरेक्ट बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। एब्सोल्यूट का मतलब कि जो जितना है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। एक क्वांटिटी होता है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है कि दूसरे से रिलेट करके उसको बोलना कितना गुना है भाई साहब, ठीक है। जैसे मान लो कि राम के पास में पैसा कितना है, 50 रुपया है, और सीता के पास में पैसा कितना है, तो 300 रुपया है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि सीता के पास में जो पैसा है वो राम के पैसा का कितना गुना है, तो 6 गुना है। बात समझ गए ना बढ़िया से। बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर। चलिए जी, यहाँ से हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ जाइएगा ज़रा सा कि एब्सोल्यूट बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। बाकी हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन आर को क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोल रहे हैं, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, देखिए कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन 0 डिवाइड इंटू कितना होता है, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू कितना होता है, एप्सिलॉन आर होता है। मतलब किसी भी मीडियम का जब परमिटिविटी बोलिएगा ना, तो उसको वैक्यूम वाला की परमिटिविटी से आप कुछ नंबर से गुना कर दीजिएगा, है ना। एक कुछ नंबर से गुना करके जो बताता है, यही बताता है कि उसका जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। जैसे में अगर हम पानी के बारे में बात करें तो वाटर का जो परमिटिविटी होता है वो वैक्यूम के परमिटिविटी का कितना होता है, तो 81 गुना आता है। तो 81 जो है ये बता रहा है कि इतना गुना ज़्यादा है वाटर का परमिटिविटी एज कम्पेयर टू वैक्यूम और एयर, है ना। तो ये जो 81 जो है यही वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी है। याद रखिएगा, रिलेट किससे करते हैं, तो वैक्यूम से करते हैं। ओ भाई साहब लाइन चला गया। चलिए जी, इतना हो गया है ना।
उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है ओके एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन का यूनिट डायमेंशन है ना, यहाँ पे देख लेंगे। याद रखिएगा कि जो रिलेटिव चीज़ होता है ना, उसका कुछ डायमेंशन और यूनिट होता नहीं है। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है? ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। अब ज़रा देखिएगा, एक क्वांटिटी यूनिटलेस है तो जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, तो इन दोनों का यूनिट आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसका यूनिट आप कहाँ से निकालोगे? तो वो जो वैल्यू जो दिया ना पीछे में, फोर्स का जो फॉर्मूला जो लिखा गया है उसी से निकलेगा ये। ठीक है, कहाँ से निकलेगा? तो एफ इज इक्वल टू निकल जाएगा कहाँ से? के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ना, था के जगह पे कितना भरते हैं हम लोग? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना से? आर स्क्वायर से। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू निकल के कुछ आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई, है ना। ऊपर में Q1 Q2, नीचे में कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर, और इधर में एफ भी रहेगा, नीचे में ही रहेगा। देखो एफ नीचे कर देना। तो यहाँ से ऊपर में निकल के आ जाएगा कुलम स्क्वायर, और नीचे में कितना आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ से ए निकल रहा है। इनको जब कन्वर्ट करोगे तो डायमेंशन यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह से के है, ठीक है, के का भी निकाल लीजिएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। कहाँ से? कुलम्स लॉ से निकल जाएगा। एफ बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। तो के बराबर कितना आ जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। ये हो जाएगा कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे में कितना आ जाएगा? कुलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए भी यूनिट जो है आपका निकल जाएगा। याद रखिएगा के का और एप्सिलॉन का एक दूसरे का रेसिप्रोकल यूनिट होता है, मतलब कि एक दूसरे का उल्टा होता है। बारिश चालू हो चुका है ना, बिजली चली गई है, फिर भी क्लास चल रहा है। क्या बात है। चलिए, इसमें यहाँ पे बात बोला गया है कि डू यू नो ए न्यूट्रल बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट ए चार्ज बॉडी। क्या बात है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये जो एक न्यूट्रल बॉडी जो है वो ऑलवेज एक चार्ज बॉडी को क्या करता है? तो क्या उसको बोल रहे हैं? अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये वो न्यूट्रल बॉडी है जो क्या होना चाहिए? तो कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, है ना। जैसे देखिए कहाँ से कैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ना कि कोई चार्ज बॉडी यहाँ पे रखा हुआ पहले से, ठीक है, और इसके पास में कोई न्यूट्रल बॉडी रख दिया गया। अब न्यूट्रल बॉडी रख दिया जाएगा तो पूरा नेगेटिव चार्ज इधर में आ जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर में रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग के आए इधर में। तो ये जो चीज़ संभव है नेगेटिव चार्ज पैटर्न और पॉजिटिव चार्ज पैटर्न का बनना, ये तभी संभव है जब ये न्यूट्रल बॉडी जो है वो क्या होगा? कंडक्टिंग नेचर का होगा। ठीक है, बात समझ गए ना। अब ज़रा सा देखिएगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी का नज़दीक में हो गया है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, चार्ज पैटर्न जो है इस पॉजिटिव चार्ज का क्या है? तो दूर में है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नज़दीक में होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज दूर रहने के कारण रिपल्सन थोड़ा कमज़ोर रहेगा। तो यहाँ पे जो है न्यूट्रल बॉडी पे देखिएगा तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और जिसके कारण जो है कोई न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी जो है वो अट्रैक्ट होता है चार्ज बॉडी से। बात समझ गए ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। किसके लिए वैलिड होता है, एप्लीकेबल होता है? तो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है, वो भी स्टैटिक रहना चाहिए। दूसरा बात बोला है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। क्या बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है किसी चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगता है, वो दोनों पे लगने वाला जो बल जो होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड का होता है, और डायरेक्शन क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे एक बात जो है आपको और जानना पड़ेगा, ये जो फोर्स जो लगता है वो उस लाइन के अलॉन्ग में लगता है जो लाइन उन दोनों चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? तो ज्वाइन करवाता है। बात समझ के बढ़िया से। उसके बाद में हम जो है इसमें तीसरा बिंदु देखते हैं। क्या बोले गए तीसरा बिंदु? अच्छा, एक चीज़ आपको याद करना है कि जैसे मान लीजिए ना कि कोई यहाँ पे एक कूलॉम चार्ज है और दूसरा जो है
यहाँ पे 100 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो आपसे कोई बोलेगा कि 1 कूलम 100 कूलम पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि 100 कूलम एक पे फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो याद रखिएगा कि दोनों फोर्स आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है, ठीक है। किसी एक चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स किसी एक खास चार्ज पार्टिकल पे निर्भर नहीं करता है ना, वो दोनों चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। दैट्स वाई द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द बोथ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल। ओके, चलो जी। उसके बाद में तीसरा बिंदु क्या बोला है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स एंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड। समझ रहे हो बात को? इसमें बोला गया है कि अभी पीछे में जो बात बताया गया था कूलॉम्स लॉ में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सिर्फ चार्जेस पे तथा उनके बीच के डिस्टेंस पे निर्भर करता है, ऐसा सिर्फ नहीं है। इसमें देखा गया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस वही था, लेकिन जब मीडियम को बदला गया तो देखा गया कि फोर्स भी बदल गया। इसका मतलब क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। बात समझ में आ गया? उस माध्यम पे निर्भर करता है जिस माध्यम में उनको रखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय कितना, तो एप्सिलॉन आर उस मीडियम का। बात समझ गए ना? ये जो रिलेशन जो दिया हुआ है, एफ मीडियम इज इक्वल टू कितना निकल के आया है, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर किसका, तो उस मीडियम का जिसमें आप फोर्स निकाल लो, ठीक है। कहाँ से आता है, आराम से इसको निकाल सकते, बहुत भारी चीज़ नहीं होता है। जैसे एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर, है ना। जब एयर में या वैक्यूम में निकालेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। यही फोर्स को जब यहाँ पे किसी मीडियम में निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन आर की जगह पे एप्सिलॉन आर ही रह जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो एफ मीडियम इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन आर को आप यहाँ पे फाइल कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। भाई बाहर में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 1/एप्सिलॉन 0 से। अब जरा देखिएगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है वो क्या है, वैक्यूम वाला फोर्स है, तो एफ मीडियम जो निकल के आया वो एफ वैक्यूम और डिवाइडेड इंटू में कितना है, तो 1/1 कितना है, ये एप्सिलॉन आर है दोस्त, ठीक ना, ये कितना आ जाएगा एप्सिलॉन आर। तो एफ मीडियम बराबर निकल के आ गया एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई कितना, तो एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यही रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जो है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो है वो जब वैक्यूम या एयर में रखा जाता है, वैक्यूम एयर दोनों सेम ही चीज़ होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उनको जब रखा जाता है वहाँ पे तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, मान लीजिए वैक्यूम में जब रखा गया है तो कितना है, F0 है, ठीक है। तो उसको जब हम किसी भी मीडियम में रखेंगे और उस मीडियम का हमको रिलेटिव परमिटिविटी जो है पता रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, उस वैक्यूम वाले फोर्स में उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड मारो, उस मीडियम में नया फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का, कूलॉम के नियम वेक्टर के रूप में। तो इसमें कुछ नहीं, जो सामने में जो लिखा हुआ वो चीज़ देखा गया है ना। देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें क्या हुआ है कि जनरली जो है आपका जो एक्सप्रेशन जो दिया रहता है एफ का, वो कितना होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना होता है, आर स्क्वायर। जब इसको डायरेक्शन के रूप में लिखा जाएगा तो एफ वेक्टर जो होता है वो एफ इंटू एफ कैप के बराबर होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स का डायरेक्शन। और याद रखिएगा कि फोर्स जो लगता है उस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है, मतलब कि आर के अलॉन्ग में लगता है। तो यहाँ से एफ वेक्टर बराबर आप लिख सकते हो एफ, और एफ बराबर कितना, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर, और एफ कैप बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करें, तो एफ वेक्टर जो निकल के आएगा ओके Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये आर कैप की जगह पे आर वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर। अब नीचे में आर कितना हो जाएगा, आर की हो जाएगा, बाकी ऊपर में जैसे है वैसे रहेगा, तो ऊपर में आर वेक्टर भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है भाई साहब, ठीक है।
कि जो कुलोम्बिक फोर्स होता है वेक्टर फॉर्म में, वो ए वेक्टर बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू कितना होता है, आर वेक्टर होता है। यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत है क्या कि Q1 Q2 को वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला में जो है साइन के साथ रखिएगा, चिन्ह के साथ रखिएगा। और दूसरा जो बात बोला गया है कि द हेड ऑफ आर वेक्टर विल बी एट दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, है ना। आर वेक्टर का हेड जो है वो उस बिंदु पर होगा जिस बिंदु पर हम लोगों को क्या करना है, फोर्स निकालना है। जैसे मान लीजिए कि ए जो है Q1 है, अब ये जो है क्या है, Q2 है। और समझ गए ना, सबसे पहली बात है कि चार्ज को साइन के साथ रखिएगा। अब यहाँ पे जो है दूसरे वाले चार्ज पे क्या करना है, आपको फोर्स निकालना है। तो इसमें जो आर वेक्टर जो भरा जाएगा वो ए वाला भरा जाएगा, इसका हेड कहाँ पे होगा, Q2 पे होगा। अगर यही 1 पे निकालना रहता तो ए वेक्टर जो पड़ता वो ऐसा पड़ता, ठीक है। बाकी इस वेक्टर का वैल्यू जो है आप सवाल अगर बनाओगे, कॉपी में बनाया हुआ है ना, पोजीशन वेक्टर के डिमांड करके आप बना लेंगे, ठीक ना।